हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 4। हम वैल्यूएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशन को मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। हम थोड़ा रिकॉल करते हैं इसमें। तो वैल्यूएशन बेसिकली क्या है कि जो आपने वो सारी टेक्निक जिससे कि आप किसी भी बिल्डिंग का करंट रेट पता कर सकें। सो अगर डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ ए बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बाय वर्किंग आउट इट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द प्रेजेंट डे। आज की रेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, इसका मतलब आज की रेट का मतलब क्या हुआ। सपोज करो आपने बिल्डिंग जो बनवाई थी वो 10 लाख में बनवाई है, और 10 लाख 10 साल पहले और आज 10 लाख दोनों में अंतर है क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका है। सो आज का करंट रेट जो होगा, सपोज करो वो 10 लाख रुपीज़ इन्फ्लेशन लगा के वो 15 लाख हो जाएगा। तो 15 लाख रुपीज़ की जो आज आपकी बिल्डिंग है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। मतलब बिल्डिंग अगर पुरानी है तो उसका क्या क्या डिडक्शन तो होगा कि बिल्डिंग की जैसे जैसे टाइम होता जाएगा बिल्डिंग के रेट कम होते जाते हैं। सो 2 लाख का मैंने डिडक्शन मारा तो ये 13 लाख रुपए की बिल्डिंग हो गई। तो बेसिकली होता क्या है, वैल्यूएशन करने से पहले हमें देखना पड़ता है बिल्डिंग की एज कितनी है। विजुअल इंस्पेक्शन जरूरी है। आप बिल्डिंग, कई लोग क्या है उसकी मेंटेनेंस अच्छी कर सकते हैं, बट इससे विजुअल इंस्पेक्शन से हम पता कर सकते हैं कि उसमें कहीं क्रैक्स नहीं है, कहीं बीम में डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन दिख रहा हो, या फिर आपकी स्लैब में कुछ चेंजेस दिख रहे हो, तो उससे आप पता कर सकते हैं। और अगर बिल्डिंग ओल्ड है या न्यू है, उससे हम उसकी फ्यूचर लाइफ भी पता कर सकते हैं। बिल्डिंग को अगर 5 साल हुए तो इट मीन्स बिल्डिंग अभी 40-50 साल और चलने वाली है, ठीक है। तो इससे इस वाली बिल्डिंग का रेट भी ज़्यादा होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कैसे कैसे वैल्यूएशन को अभी तक प्रोसीड करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो प्रेजेंट डे कॉस्ट, तो प्रेजेंट डे कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो। प्रेजेंट डे कॉस्ट निकालने के काफ़ी तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, कॉस्ट फ्रॉम रिकॉर्ड। ऑब्वियस ही बात, आपने बिल्डिंग बनवाई है, बिल्डिंग बनवाने के बाद आपने जो अपना खुद के लिए, आप अगर खुद ऑनर हैं या क्लाइंट हैं, तो आपने उस बिल्डिंग का बिल जरूर बनाया होगा। आपके पास ड्राइंग सही होंगी बिल्डिंग की, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका बीओक्यू बना होगा, बिल्ड ऑफ क्वांटिटी। आपने सारे काम कराए, अर्थवर्क से लेके फाउंडेशन बीम वीम सबका रखा हुआ है, और आपके पास पीडब्ल्यूडी के करंट रेट भी होते हैं। तो आपने ये जो चीज़ दे रखी है, ये सब इसका रेट आपके पास होगा। आप उसके करंट रेट, आपके पास प्रीवियस कुछ रेट पड़ा होगा हर आइटम ऑफ वर्क का, तो आप उसी को करंट रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके प्रेजेंट डे कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप रिकॉर्ड से निकाल रहे हो, क्योंकि रिकॉर्ड में आपके पास में कुछ रेफरेंसेस है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है उसी बिल्डिंग के आइटम जो डिटेल मेजरमेंट कर लेते हैं। जो आइटम्स हैं, लाइक अर्थवर्क कितना हुआ होगा, उसके लिए हम हेल्प तो लेंगे पास ड्राइंग की, बट करेंटली उस ड्राइंग पे एस्टिमेट किया जाएगा। आप ड्राइंग के एस्टिमेट, प्रीवियस एस्टिमेट को नहीं देखने वाले। जो एस्टिमेट आपने पहले बना रखा हो उसको ना देखते हुए आप ड्राइंग लोगे, ड्राइंग में अपनी बिलिंग उसके अकॉर्डिंग करते हुए करंट में क्वांटिटी निकालोगे, करंट में रेट लगाओगे, उसके बाद आप प्रेजेंट डे कॉस्ट निकालने वाले हो। तो ये है डिटेल मेजरमेंट के थ्रू, ठीक है। सो जो नेक्स्ट मेथड अपने पास है वो है प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया जनरली हम इसी को यूज करते हैं, प्लिंथ एरिया को। रीजन बीइंग, प्लिंथ एरिया में क्या होता है, आपको सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग देखनी है। आपके एरिया में अगर आपकी बिल्डिंग 100 बाय 100 फुट की है, और आपकी बिल्डिंग के अलावा एक और बिल्डिंग 100 बाय 100 फुट की है, दोनों रेजिडेंशियल पर्पज से बनी हुई है, तो आपको एक चीज़ कंफर्म है कि इसके पर मीटर रन का रेट और इसका पर मीटर रन का ये रेट सेम होगा। तो आप क्या करोगे, सेम बिल्डिंग का, बस ये कि दोनों के टाइम पीरियड सेम होना चाहिए कि इस बिल्डिंग को बने हुए 10 साल हुए तो इसको भी 10 साल होंगे। तो आप एस्टिमेट कर सकते हो, अगर इसका पर मीटर रन का रेट अगर 1000 रुपीज़ आ रहा है तो आप 10,000 स्क्वायर फुट का भी निकाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब आप अपने लोकेलिटी में देख के कोई बिल्डिंग आपके सेम डायमेंशंस की है और सेम एज की है, स्पान की, लाइफ स्पान की है, तो आप उससे रेट निकाल सकते हो प्रेजेंट का, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ईजी था। अब हम देखते हैं एक और मेथड है जो हमारे पास प्रेजेंट डे कॉस्ट निकालने के लिए है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये स्टार्ट भी इसी से होता है वैल्यूएशन, और एंड भी इसी पे होता है, क्योंकि बिल्डिंग हर साल अपना कुछ ना कुछ कॉस्ट डिडक्ट करती रहती है। रीजन बीइंग, क्योंकि वो पुरानी हो रही होती है, उसमें मेंटेनेंस लग रहा होता है, तो उसमें कॉस्ट जारी होती है। मैं लैंड की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्डिंग की बात कह रहा हूँ अभी। सो एज पर जो रूल्स है उसमें आपको पता लगता है कि एक साल में वो 5% अपना टोटल कॉस्ट का डिडक्ट कर देती है। तो आपको ये पता लग रहा होगा कि मैंने 40 से एक आपके पास इंटरवल बना रखे हैं। तो जैसे 5 साल हो गए तो 2.5% यहाँ हो गया, 7.5%, 20%, 60%, 90%। 10% आपके पास रह जाता है, वो स्क्रैप वैल्यू की तरह या फिर डिसमेंटल वैल्यू की तरह हो जाएगा। क्योंकि जब 50 साल हो जाएंगे उस बिल्डिंग की यूटिलिटी पीरियड खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो सिर्फ वो
एक तरीके से स्क्रैप रह जाएगा, उसको तोड़ने में पैसे लग जाएंगे और आप जो मटेरियल बचेगा आप उसको डिसमेंटल वेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो आप डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट करके बिल्डिंग का करंट रेट निकाल सकते हो, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन लगा के 10 लाख की बिल्डिंग को 15 लाख का बताया था। मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ इसी से स्टार्ट किया था, और आपको पता लगता है डेप्रिसिएशन कि आप अभी यहाँ हो, आपकी बिल्डिंग को 10 साल हो गए हैं, तो 7.5% डेप्रिसिएशन कर देना करंट रेट आपकी 15 लाख थी, क्योंकि 10 लाख, अब आपको ये कैसे पता लगा 10 लाख 15 लाख हो गए? ऑब्वियस सी बात है, 6% की इन्फ्लेशन है इंडिया में। मीन्स 100 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज़ से खरीदी हुई कमोडिटी जो आप इस साल खरीदते हो, नेक्स्ट ईयर वही 106 रुपये की बढ़ती है, फिर 6% बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते हुए आपकी 10 साल में अगर आप देखोगे कंपाउंडिंग करते हुए तो 66% के लमसम आपका ये बढ़ जाता है। तो इसका 66% ऑलमोस्ट 16 लाख के लमसम होता है। तो 16 लाख का अगर आप, और फिर आपको डेप्रिसिएशन भी करना है, 10 साल हो गए अगर इसमें, तो 10 साल हो गए तो 7.5% डेप्रिसिएशन करोगे इसी कॉस्ट का, 10% इसका होता है 1.6, तो करीबन आप इसमें 1.2 लाख के लमसम डेप्रिशिएट करोगे तो उसका करंट रेट आ जाएगा। इसमें लास्ट में लिखा हुआ द बैलेंस 10% इज द नेट स्क्रैप वैल्यू और डिसमेंटल वैल्यू। ये आपको पहले भी समझा चुका हूँ मैं स्क्रैप वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये है मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ये इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखो मैं मेथड्स बता देता हूँ पहले। रेंटल मेथड है, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट है, बेस्ड ऑन कॉस्ट है, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन है। काफ़ी चीज़ साउंड करती हैं, जैसा इनका नेम है वैसे ही इनका मतलब है, बट कुछ चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उसको मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेथड के साथ। पहला मेथड हमारे पास है रेंटल मेथड। ओके, रेंटल मेथड क्या है? आपको बिल्डिंग की वैल्यूएशन करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको किसी बिल्डिंग की वैल्यूएशन करनी है, आपको 10 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है, तो आप कैसे कर सकते हो कि इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो पहली बात तो इस बिल्डिंग का, अगर ये बिल्डिंग रेंट पर है तो आप इसका रेंट, एनुअल रेंट लेके, ये साल का सपोज करो पर मंथ का अगर 8,000 लगा के 96,000 रुपीज़ कमाती है, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि ये कितने साल में, 96,000 के हिसाब से 10 लाख रुपए कितने साल में करेगी? 10 साल या 11 साल में, ठीक है, 11 ईयर्स में, ठीक है। तो अब आपको क्या कहें कि आपको इसका नेट इनकम पता लगे, इसमें आउट गोइंग भी आप माइनस कर सकते हो, आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं सब करके, तो आप इससे एस्टिमेट कर सकते हो कि बिल्डिंग, अगर मैंने आपको बताया था एन्युटी नाम का कंसेप्ट, एन्युटी क्या होता है कि आप एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखते हो साल के लिए आपकी बिल्डिंग के लिए, तो आप उतना अमाउंट संभाल के रखते हैं। तो अगर बिल्डिंग का रेंट अगर आपको पता लग जाए तो उसका वैल्यूएशन कर सकते हो। एग्जाम्पल बड़ा ईजी है। अगर आपके पास एक बिल्डिंग 50 लाख रुपए की, और आपका वो, ऐसा तो नहीं होगा कि 50 लाख की बिल्डिंग आपको साल का 1 लाख रुपए कमा के दे रही है, वो 4-5 लाख रुपए कमा के देती है, तो उससे आप एस्टिमेट कर पाओगे कि वैल्यूएशन कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपकी अगर रेंटल वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वैल्यूएशन वाली वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। नेट इनकम बाय द वे ऑफ रेंट इज फाउंड आउट बाय डिडक्टिंग आउटगोइंग्स, जितनी भी आउटगोइंग है उसको निकाल के। सूटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज प्रिवेलिंग, जो मार्केट में चल रहा है उसी हिसाब से हम करते हैं। ईयर परचेज के बारे में बता रखा है कि ईयर परचेज मतलब कितने साल में आप अपना पैसा वापस कर सकते हो, मतलब बिल्डिंग की, जो बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च किया है वो कितने सालों में वापस आ जाएगा। नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय द ईयर ऑफ परचेज, साल में अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए, ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कितने साल में वो पैसा वापस आ जाएगा। मतलब 10 लाख की बिल्डिंग है तो 1 साल का 1 लाख रुपए कमा रही है, तो 10 साल में आपकी पूरी बिल्डिंग अपना ईयर परचेज निकाल लेगी। ईयर परचेज मतलब कितने साल लगने वाले हैं आपका इन्वेस्टेड अमाउंट वापस लेने में। ओके, सो रेंटल मेथड हो गया। अब है नेक्स्ट मेथड, ये है कि डायरेक्ट कंपैरिजन विद कैपिटल वैल्यू। आप अपने, वो ये है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रेजेंट डे रेट में, कि आप सेम टाइप की प्रॉपर्टी को देख के, अगर आपकी प्रॉपर्टी की एज, लाइफ स्पान सेम है किसी प्रॉपर्टी की जैसी, और उसका डायमेंशंस और एरिया भी सेम है, प्लेन्थ एरिया, तो आप सेम प्रॉपर्टी की रेट देख के अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन रेंटल वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। अब किराए पे नहीं दे रखी तो आप कैसे एस्टिमेट करने वाले थे? रेंटल के थ्रू नहीं हो सकती थी। तो आप कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू इज फिक्स्ड, क्योंकि आपको पता है कैपिटलाइज वैल्यू फिक्स है आपकी सेम टाइप की प्रॉपर्टी का। सेम टाइप की प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपके लोकेलिटी में ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उसका सब कैपिटलाइज वैल्यू फिक्स्ड है, तो आप उससे कंपेयर करके अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का।
सो जो नेक्स्ट मेथड अपने पास है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अगर आपको इसके बारे में बताऊं, ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी। कई बार क्या होता है, आप सीबीडी एरिया में जब आपने बिल्डिंग बनवाई थी तब वो एरिया सीबीडी नहीं होता है, सीबीडी होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जैसे आपके पास है राजीव चौक, कैनॉट प्लेस बोल सकते हैं। तो इस एरिया में जब आपने बिल्डिंग आज से 50 साल पहले बनवाई थी तो उसका जो रेट था वो नॉर्मल दिल्ली के बराबर ही था। सपोज करो 10,000 रुपीज़ में उस टाइम आपने बिल्डिंग बनवा ली थी, और अदर दिल्ली के पार्ट में भी उस टाइम 8 से 10,000 के बीच में ही बन रही थी, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बट सीबीडी एरिया बनने के रीज़न, सीबीडी मतलब जहाँ आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, बैंकिंग फैसिलिटी, मेट्रो फैसिलिटी, सब कुछ लिंक हो, मतलब सबसे पॉश एरिया, मतलब सबसे महंगा एरिया में गिना जाएगा, तो वहाँ प्रॉपर्टी प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वहाँ प्रॉपर्टी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो उससे भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो सकती है। तो मेरा वो जो पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप कैपिटलाइज वैल्यू से करोगे, नहीं हो पाएगा। क्यों? इस केस में क्या होता है, सपोज करो आपकी 100 बाय 100 की बिल्डिंग है, ये 100 बाय 100 की बिल्डिंग, ठीक है। सिमिलरली 100 बाय 100 की बिल्डिंग एक और है, दोनों का रेजिडेंशियल पर्पस है, मगर ये कनॉट प्लेस में, ये ईस्ट दिल्ली में, दोनों में रेट में अंतर आएगा, जबकि पर्पस दोनों का सेम है, डायमेंशन भी सेम है। क्योंकि ये प्रॉफिट बेस की बात करते हैं तो इनकी लोकेशन चेंज होती है तो इनकी प्रॉफिट भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज यूज फॉर बिल्डिंग लाइक होटल, सिनेमा, थिएटर। अब बेसिकली रेजिडेंशियल के लिए यूज नहीं होती है, बट लोग रेजिडेंशियल को, जब उनको पता है रेजिडेंशियल से कमाई कम हो रही है, तो उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं बिल्डिंग को। तो होटल सिनेमा के लिए यूज होते हैं। अगर आपने सिनेमा के लिए पर्पज से 100 बाय 100 का खोल दिया कोई प्रॉपर्टी, और यहाँ 100 बाय 100 में रेजिडेंशियल है, तो ऑब्वियस सी बात है सिनेमा वाला ज़्यादा कमाने वाला है, थिएटर वाला, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू डिपेंड करती है वहाँ प्रॉफिट पे, कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसलिए आपकी कैपिटलाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नेट एनुअल इनकम को, नेट एनुअल इनकम जब आप निकालो उसमें आउटगोइंग को माइनस करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो इस केस में क्या होता है, इन दीज केस वैल्यूएशन वर्क्स आउट टू बी मच हायर, मतलब बहुत पैसे होते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने 20 लाख रुपए भी लगाया, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है 25 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं साल का, जबकि एनुटी बोलती है कि सिर्फ 10% के लमसम, मतलब 2 लाख रुपए कमा के देंगे, 25 लाख रुपए एक साल का कमा के दे सकती है आपको। सो ठीक है, ये प्रॉफिट बेस्ड भी वैल्यूएशन होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो जो नेक्स्ट मेथड अपने पास है वो है कॉस्ट बेस्ड। वैल्यूएशन को कॉस्ट बेस्ड करने को बोल रहा है। तो होता क्या है इसमें, द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज टेकन एज द बेसिस। अब ये मैं आपको बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ सेम सा है, बट आपको समझना होगा। ये प्रेजेंट डे कॉस्ट में भी मैं बता चुका हूँ, 15 लाख की आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 15 लाख की, बट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपकी थी वो 10 ही लाख हुआ था। तो आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हो, क्योंकि आपने अभी रेंटल के पर्पज से नहीं, आपकी बिल्डिंग बना दिया, उसको अभी तक आपने उससे पैसे नहीं कमाए। तो 10 लाख का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था, आपने बिल से पता कर लिया, कहीं से भी पता कर लिया, और उसमें सारे चेक्स लगा दिए। जैसे आपने डेप्रिसिएशन का चेक लगा दिया कि बिल्डिंग 10 साल पुरानी हो गई तो 10 लाख की बिल्डिंग कम हो जाएगी, तो उसमें प्लस आपको इन्फ्लेशन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट आपने किए थे बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात वो 10 लाख रुपए आज की डेट में 16 लाख के लमसम होंगे। तो आपको उसमें इन्फ्लेशन 16 लाख मिला के 16 लाख हो जाएगा। तो 16 लाख में डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, साल का जब माइनस करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन का पता लग जाता है, 7.5% होता है 10 साल के लिए, मैंने आपको चार्ट में दिखाया था। तो जब आप इसको निकालते हो तो आपका 10 लाख के लमसम प्रॉपर्टी बैठती है डेप्रिसिएशन के, मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख की ही बैठती है। तो इससे भी आप कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन कर सकते हैं। कॉस्ट बेस्ड का मतलब होगा जो कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट लगी थी आपकी, रियल कॉस्ट, ओके। और मैंने आपको पहले जो बताया था वो उसमें ये बताया था कि जो रियल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की नहीं बोली थी, मैंने बताया था आपको कि वो बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की उस टाइम कॉस्ट क्या थी। चलो डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है कि एक कई बार रेंट पर्पज से या फिर सेल करने के पर्पज से लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़े बैरन लैंड ले लेते हैं और फिर इसमें प्लॉट कट करके लोगों को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ डेवलप नहीं है, यहाँ कोई रह नहीं रहा है, यहाँ कुछ चीज़ अभी भी यहाँ अनयूटिलाइज एरिया है ये वाला, तो इसके रेट निकालना काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एंटीसिपेटेड वैल्यू दी जाती है कि आपके फ्यूचर में इतने में बिक जाएगा, क्योंकि आपके 5 साल में 3 फ्लैट बिके हैं, अभी 1 2 3 करके सेल हुए हैं। तो आपको ये देखना 5 साल में 3 हुए हैं, ऐसे आप लगाते हुए एस्टिमेट, आपको अगर आज बेचना है तो आप उसका करंट एस्टिमेट एक एंटीसिपेटेड वैल्यू बता सकते हो, उसकी करेक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि जो कस्टमर है, बार्गेनिंग वाला कंसेप्ट इसमें लगता है, क्योंकि आपकी ये प्रॉपर्टी के
रेट तभी बढ़ेंगे जब इस पे जो फ्लैट बने हुए हैं वो रेगुलर बेस पे सोल्ड होते रहे, ठीक है। तो आपको देखना है कि द एंटिसिपेटेड फ्यूचर नेट इनकम दैट बिल्डिंग साइट में फेस इज डिटरमाइंड। तो हम एंटिसिपेशन के बारे में ही बात करेंगे, एंटिसिपेटेड है सब कुछ, मतलब फ्यूचर के बारे में बताएगा, करंट के बारे में बता ही नहीं सकता क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी ज़मीन ले ली, आपके लिए इसकी वैल्यू सिर्फ एक एग्रीकल्चर लैंड के बराबर है। एग्रीकल्चर लैंड सस्ती होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड की बात मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो एग्रीकल्चर लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खरीदोगे तो ये सस्ती मिल जाएगी। बट इस पर जब आपने 4 बिल्डिंग जब बना दी हैं तो उसके रेट चेंज हो रहे हैं क्योंकि इस पर अब क्लाइंट आ रहा है। ओके, तो एंटिसिपेटेड वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि आपकी कितना फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, उसमें ये काफ़ी बेसिक मेथड है। आप क्या करते हो, 4 क्राइटेरिया बना देते हो किसी बिल्डिंग के। किसी भी बिल्डिंग को जज करने के 4 क्राइटेरिया है, उसकी वॉल देखो, उसकी फ्लोर देखो, रूफ देखो, डोर देखो। बिल्डिंग पुरानी होगी, इन चारों चीज़ों में आपको डिफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट इज फर्स्ट वर्कड आउट। इन सब का मेजरमेंट किया जाता है, इनमें चेंजेस देखे जाते हैं। अगर चेंजेस दिखते हैं तो डेप्रिसिएशन के रेट लगा के, जैसे सपोज करो वॉल में चेंजेस दिख रहे हैं, वॉल डिग्रेड हो रही है, तो वॉल का पर यूनिट रेंट मार्केट में जो चल रहा है, सपोज करो एक स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 25 रुपये वॉल बनाने का, 230 mm वाली, तो 25 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब आपको पता लगा कि ये वॉल आपकी बहुत डिग्रेड हो गई, तो आपको ये पता लग जाता है कितनी डिग्रेड हुई। सपोज करो 10% डिग्रेड हो गई, तो आपको 10% तो वॉल का काम कराना पड़ेगा ना, तो 10% के हिसाब से आप रेट निकालोगे, तो आपको उतने रेट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बिल्डिंग खरीदने के बाद भी। ये चीज़ सबके साथ एप्लीकेबल होगी। तो आप क्या करते हो, एक डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट निकालते हो। तो डेप्रिसिएशन का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कितने डेप्रिशिएट वैल्यू होने वाली है, तो D इज इक्वल टू P ब्रैकेट 100 माइनस R D डिवाइड बाई 100 टू द पावर n, ये n है। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू D है कैपिटल, P क्या है कॉस्ट, प्रेजेंट में इसकी कॉस्ट क्या है, 10 लाख की प्रॉपर्टी आज 16 लाख में आपकी जा रही है। RD क्या है कि किस रेट से वो डेप्रिशिएट कर रहा है, 4% मैंने दिखाया था आपको, 0.5% एक साल से जा रहा है, तो ये n हो गया कितने साल के लिए। तो आप इससे टोटल निकाल लेते हो। ये फॉर्मूला है, ये एक बेसिक फॉर्मूला, आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट इसके लिए आपको करंट कॉस्ट पता होनी चाहिए। करंट कॉस्ट कैसे पता करोगे, जो करंट मार्केट में चल रही है, एक मीटर रन की कितनी बिल्डिंग की रेट होते हैं, तो 1100 से लेके 3000 के बीच में होता है, डिपेंड्स ऑन एरिया। तो आप उस हिसाब से आप करंट रेट निकाल सकते हो। तो आपके पास अगर 1000 स्क्वायर फुट का कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उससे इंटू करके आप टोटल रेट लाइक 1000 है तो 10 लाख से लेके 30 लाख के बीच में निकाल सकते हो। तो उसमें आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, फाइनल डेप्रिशिएटेड अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो जब डेप्रिशिएटेड अमाउंट आता है तो आप उतने कम में ही खरीदोगे। 30 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, आपको पता लगा कि डेप्रिशिएटेड अमाउंट 5 लाख आ रहा है, तो जो मैं अगर खरीदने जा रहा हूँ, मैं अगर क्लाइंट हूँ, तो मुझे 25 लाख रुपए ही देने हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं देने वाला, क्योंकि 25 लाख में जो 5 लाख है उसका काम तो मैं वॉल इन सब की मेंटेनेंस पे करूँगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन मेथड में भी अगर आप देखते हो, वही टॉपिक है अभी तो वैसे, द वैल्यू अराइव्ड विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कॉस्ट ऑफ लैंड के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि इस पे कोई काम नहीं हुआ है। मतलब इसमें काम का मतलब इसके रेट तो जैसे बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे, जो उस पर आपने जो प्रोडक्टिविटी अपनी दिखाई है, जो बिल्डिंग बनाई है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। आप बिल्डिंग के जब रेट लगा रहे हो तो उसमें जितनी भी आपने एमिनिटीज दे रखी हैं, आपने अगर वाटर सप्लाई दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, लिफ्ट दे रखी है, सैनिटरी के बारे में कुछ दे रखा, पार्क दे रखा, पार्किंग एरिया दे रखा, आप सबका चार्जेस लोगे। मीनवाइल उसमें डेप्रिसिएशन वाली चीज़ है, ये माइनस होगा, सॉरी, ये डेप्रिसिएशन को माइनस भी करोगे, ठीक है। तो एक लमसम एक अमाउंट आपके पास आ जाएगा, जिससे कि क्लाइंट आपके साथ बार्गेनिंग करके फाइनल कंक्लूजन पे रेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इफ रिपेयर हैव बीन नेग्लेक्टेड द बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग इज डिलेपेटेड, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, बिल्डिंग को दोबारा नया बना गया, तो दोबारा बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो बिल्डिंग ब्रांड नहीं हो गई उस जगह पे, उसमें भी डिडक्शन होंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग प्रॉपर फाउंडेशन, न्यू लैंड पे बनने वाली बिल्डिंग, और जिस पे अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ है, और सिमिलरली किसी ओल्ड लैंड पे बनने वाली जिस पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन चुकी थी, फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया है, दोनों के प्राइस में अंतर आएगा, उसमें डिडक्शन आएगी, ठीक है।
सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉर्टगेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने काफ़ी बार सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी रहता है ये। तो मॉर्टगेज क्या है? एक अमाउंट लिया जाता है किसकी बिहाफ से, लाइक आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप बैंक वालों के पास जाकर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाते हो और आप उसके बिहाफ पे एक अमाउंट लेते हो। तो जो आपको पैसा दे रहा है, बैंक दे रहा है, उसको मॉर्टगेज बोलते हैं। ये मॉर्टगेजर, आप मॉर्टगेजर है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन कि बैंक आपको 50 से 70% ही अमाउंट देगा। तो बैंक आपका वैल्यूएशन करेगा उस प्रॉपर्टी की पहले कि कितना रेट है, फिर उसके बाद बैंक आपको 50 से 70% देगा। और जो वैल्यूएशन अमाउंट है ये आपका नहीं होगा, ये बैंक खुद करेगा क्योंकि बैंक आपको पैसे दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मॉर्टगेज डीड। डीड मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो डीड में बेसिकली होता क्या है? डीड हो गया कि मॉर्टगेजर, ठीक है ना, मॉर्टगेजर एम एंड एम के बीच में जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है प्रॉपर्टी को लेके ताकि आप एक अमाउंट ले सको, उसको हम डीड बोलते हैं। ये डीड भी काफ़ी टाइप की होती है, आप जब आप रियल एस्टेट को कभी पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल भी होंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।